हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फोर्थ सेम में बैंकिंग फाइनेंस स्पेशलाइजेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, इसकी महापरीक्षा का वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम पांचों यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रिस्क। तो देखो, रिस्क क्या होता है। रिस्क एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें अनसर्टेन इवेंट के कारण हार्म या लॉस होते हैं। मतलब कोई अनिश्चित घटना के कारण हानि या नुकसान होना ही रिस्क कहलाता है। अब देखो, रिस्क जैसे अभी पहलगाम अटैक हुआ था, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, तो ये एक अनिश्चित घटना थी जिसके कारण बहुत ही हानि और नुकसान हुआ, हार्म और लॉस हुआ है, तो इसी को कहते हैं रिस्क। अब देखो, जो रिस्क है वेरियस फॉर्म में हो सकते हैं या वेरियस एरिया में हो सकते हैं। जैसे बिजनेस में होता है, फाइनेंशियल रिस्क होता है, या फिर जैसे मार्केट रिस्क होता है, लिक्विडिटी रिस्क होता है, हेल्थ रिस्क होता है और सिक्योरिटी रिस्क होता है। और इसी को हम कहते हैं रिस्क के टाइप्स या टाइप्स ऑफ रिस्क। तो अब हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिस्क क्या है। तो सबसे पहला यहाँ पर है बिजनेस रिस्क। तो देखो, बिजनेस रिस्क क्या होता है। जो बिजनेस रिस्क है वो इकोनॉमिक कंडीशन के कारण होते हैं, जैसे जो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ जाना, या फिर जो इन्फ्लेक्शन या इंटरेस्ट रेट है उनका इंक्रीज हो जाना, मार्केट डिमांड का कभी कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, या फिर जैसे जो कॉम्पिटिशन्स बढ़ रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पर जो बिजनेस रिस्क है वो क्रिएट होते हैं। फिर सेकंड है फाइनेंशियल रिस्क। अब देखो, फाइनेंशियल रिस्क मतलब यहाँ पर पैसे का रिस्क है। अब जैसे क्रेडिट रिस्क को हम फाइनेंशियल रिस्क के अंडर में देखते हैं, और जो क्रेडिट रिस्क है उसी को हम कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसे हम उधार का रिस्क भी बोल सकते हैं। अब देखो, उधार का रिस्क मतलब जैसे आपने किसी को पैसे दिए हो, अब वो जैसे किसी पर्सन को आपने पैसे दिए लेकिन अब वो आपके पैसे आपको रिटर्न नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आपके पैसे की आपको हानि हो रही है, मतलब फाइनेंशियल रिस्क है। या मान लो कि किसी बैंक ने किसी कंपनी को यहाँ पर लोन दिया है, लेकिन अब वो कंपनी लोन को रीपे नहीं कर पा रही है, तो जो बैंक है, बैंक को यहाँ पर पैसे का नुकसान हुआ, मतलब क्या हुआ है, फाइनेंशियल रिस्क है। अब मार्केट रिस्क, तो देखो, जो मार्केट रिस्क है और लिक्विडिटी रिस्क है ये दोनों फाइनेंशियल रिस्क के ही अंडर में आते हैं। लेकिन मार्केट रिस्क क्या होता है, मार्केट रिस्क में जैसे जो मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं उसके कारण जो यहाँ पर नुकसान होता है या रिस्क क्रिएट होते हैं उसी को मार्केट रिस्क कहते हैं। मान लो कि स्टॉक मार्केट में आपने पैसे लगाए हो, अब यहाँ पर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में यहाँ पर उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो आपके पैसे की वैल्यू कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, मतलब यहाँ पर ये फाइनेंशियल रिस्क है। मार्केट रिस्क भी फाइनेंशियल रिस्क है। फिर लिक्विडिटी रिस्क में, लिक्विडिटी रिस्क में जैसे केस का मतलब जो आपके पास में एसेट्स होते हैं उसका केस में कन्वर्ट ना होने का रिस्क लिक्विडिटी रिस्क कहलाता है। मान लो आपके पास में एक प्रॉपर्टी है 5 लाख रुपए की, और आपको केस चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी को बेचने में आपको टाइम लगेगा, तब जाकर के आपके पास में पैसा आएगा, मतलब केस आएगा, तो यहाँ पर ये रिस्क है, तो इसी को कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। फिर है हेल्थ रिस्क। तो देखो, हेल्थ रिस्क क्या होता है, किसी भी पर्सन या फिर जो इंडिविजुअल है उनकी जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल के कारण उनकी हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ना। जैसे कई पर्सन उनकी लाइफ स्टाइल में ही है कि ऑयली फूड खाना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, ड्रिंक करना है, स्मोकिंग करना है, या जैसे कोई पर्सन जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनका पॉल्यूशन में रहना, या फिर कोई टॉक्सिक केमिकल के कांटेक्ट में आना, या फिर जैसे हम कह सकते हैं कि कोई वायरस या बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आना, जैसे कोविड-19 के टाइम पर हुआ था। जैसे यहाँ पर आप देखो, जो कोविड-19 था ऐसा मतलब वायरस या बैक्टीरिया था जिसके कारण हेल्थ रिस्क क्रिएट हो रहा था। तो हम क्या कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रख रहे थे, मास्क पहन रहे थे, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे थे, और बहुत सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर फॉलो किया ताकि हेल्थ रिस्क क्रिएट ना हो। फिर उसके बाद में है सिक्योरिटी रिस्क। तो देखो, सिक्योरिटी रिस्क में यहाँ पर जैसे साइबर सिक्योरिटी रिस्क होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी या फिर जैसे किसी भी पर्सन का जो डाटा है उसको हैक कर लेना। फिजिकल सिक्योरिटी रिस्क, जैसे मान लो कि एक बैंक है, उस बैंक में प्रॉपर सीसीटीवी कैमरेस नहीं लगे हैं या सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर नहीं है और बैंक में चोरी हो जाती है, तो ये क्या फिजिकल सिक्योरिटी रिस्क है। फिर इनसाइडर रिस्क सिक्योरिटी रिस्क में ही आता है भी। तो इनसाइडर रिस्क में जैसे मान लो कि यहाँ पर अपने ही लोगों से रिस्क रहता है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक इम्पॉर्टेंट डाटा है, उस इम्पॉर्टेंट डाटा के बारे में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को ही पता है,
और उसी में से कोई एक एम्प्लॉय उस डाटा को कॉम्पिटिटर कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन के ही एक एम्प्लॉय से यहाँ पर रिस्क क्रिएट हुआ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों से रिस्क बना, अपने ही लोगों से रिस्क हुआ। तो ये है इनसाइडर रिस्क जो आता है सिक्योरिटी रिस्क के अंडर में। तो ये थे यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिस्क। फिर हम सेकेंड टॉपिक हमारा देखते हैं सोर्सेस ऑफ रिस्क, मतलब रिस्क के कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें हमारा स्ट्रेटजिक रिस्क। तो देखो स्ट्रेटजिक रिस्क मतलब रणनीतिक जोखिम। अगर आप कोई काम करना चाहते हो और अगर आपने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाए हो तो ऑब्वियसली आपको उसमें रिस्क क्रिएट होगा। जैसे एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, अब वो मोबाइल बनाने वाली कंपनी सिर्फ कीपैड फ़ोन चलाती है, लेकिन मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, एंड्रॉयड फ़ोन का चल रहा है। अब वो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं बनाएगी और कीपैड फ़ोन किसी को चलाना नहीं है, तो क्या उसका बिजनेस चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसने मार्केट के ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, उसने कोई स्ट्रेटजी यहाँ पर नहीं बनाई। तो ये क्या हुआ, स्ट्रेटजी रिस्क हुआ। फिर है ऑपरेशनल रिस्क। अब देखो ऑपरेशनल रिस्क में जैसे कि जो डेली का वर्क होता है उसमें प्रॉब्लम आना या उसमें नुकसान हो जाना। अब कैसे, जैसे कि कोई एक कंपनी है उसमें बिना सिस्टम के वर्क नहीं होता है और सिस्टम फेल हो गया, डाटा क्रैश हो गया, तो यहाँ पर नुकसान हो गया। तो ये क्या है, ऑपरेशनल रिस्क है। या ह्यूमन एरर, जैसे कि एक बैंक में जो कैशियर है, कैशियर किसी कस्टमर के अकाउंट में 1,000 की जगह 10,000 रुपये अगर ट्रांसफ़र कर देता है तो यहाँ पर क्या, ये एक ह्यूमन एरर है, उसका ये डेली का काम है, लेकिन यहाँ पर उससे गलतियाँ हुई, मतलब मिस्टेक हुई उससे, तो ये क्या है, ह्यूमन एरर, जिसके कारण यहाँ ऑपरेशनल रिस्क क्रिएट होता है। फिर उसके बाद में फाइनेंशियल रिस्क। अब फाइनेंशियल रिस्क मैंने अभी आपको यहाँ पर भी बताया। क्रेडिट रिस्क, जिसमें उधार का पैसा कोई, अगर जैसे आपने किसी को उधार दिया और आपका पैसा वो आपको वापस नहीं कर रहा है, तो ये फाइनेंशियल रिस्क। मार्केट रिस्क में जैसे आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई, तो ये मार्केट रिस्क है, मतलब मार्केट में जो उतार चढ़ाव आता है उसके कारण मार्केट रिस्क क्रिएट होता है। लिक्विडिटी रिस्क भी मार्केट रिस्क के ही अंडर में आता है, जिसमें क्या होता है कि आपके पास में कोई एसेट्स है और उसको आपको केस में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, तो ये होता है फाइनेंशियल रिस्क। फिर है रेपुटेशनल रिस्क। अब देखो रेपुटेशनल रिस्क में क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या इंडिविजुअल की जो रेपुटेशन रहती है या जो उसकी इमेज रहती है उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ना, और इस नेगेटिव इफेक्ट उसका जो रहता है वो उसके बिजनेस पर भी, कस्टमर पर भी, और उसका जो प्रॉफिट रहता है उस पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी इमेज खराब हो गई है इसलिए। मान लो कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो और आपको वहाँ का जो खाना है वो बेकार मिलता है, आपने उसका वीडियो बनाया और उसको वायरल कर दिए, तो इससे क्या होगा, उस रेस्टोरेंट की जो रेपुटेशन है, इमेज है, वो ख़राब होगी। तो ये है रेपुटेशनल रिस्क। फिर है इन्वायरमेंटल रिस्क। अब देखो जैसे जो नेचुरल डिजास्टर होता है, पॉल्यूशन होता है या क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे अभी जनवरी 2025 में ही कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में जंगल में आग लगी थी, नेचुरल डिजास्टर हुआ था और बहुत सारे पशु पक्षी वहाँ पर मारे गए थे। तो ये क्या है, इन्वायरमेंटल रिस्क है। तो ये था सोर्सेस ऑफ रिस्क। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रोसेस ऑफ रिस्क। तो देखो प्रोसेस ऑफ रिस्क में फर्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर रिस्क आइडेंटिफिकेशन। मतलब सबसे पहले हम यहाँ पर रिस्क को पहचानेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे फर्स्ट स्टेप में। जैसे मान लो कि आप कोई रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हो, तो आप पहले यहाँ पर रिस्क को आइडेंटिफाई करोगे कि मैं रेस्टोरेंट को ओपन करूँगा तो मुझे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। जैसे जो आपका रेस्टोरेंट है उसमें कस्टमर आएंगे या नहीं, वहाँ का खाना का जो टेस्ट है वो कस्टमर को पसंद आएगा या नहीं। तो जितने भी रिस्क यहाँ क्रिएट हो सकते हैं, सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, देखोगे कि कौन कौन से रिस्क क्रिएट हो सकते हैं। तो ये थी फर्स्ट स्टेप। सेकंड है रिस्क एनालिसिस। तो अब देखो जो सेकंड स्टेप है इसमें यहाँ पर जो रिस्क का इम्पैक्ट है उसको देखा जाता है और समझा जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि आपने रेस्टोरेंट ओपन किया और वहाँ का जो खाने का टेस्ट है वो लोगों को पसंद नहीं आया, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आप उसको कैसे सुधारोगे, कैसे इम्प्रूवमेंट लेकर के आओगे, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। फिर है रिस्क इवोल्यूशन। अब देखो रिस्क इवोल्यूशन में क्या होता है, जो रिस्क रहता है रिस्क को उसकी कहना चाहिए कि प्रायोरिटी के बेसिस पर रैंक दिया जाता है और उसी हिसाब से फिर उसको हैंडल किया जाता है। जैसे एक हॉस्पिटल में मान लो कि डाटा क्रैश हो गया है, हॉस्पिटल का जो डाटा है वो क्रैश हो गया है और किसी पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर भी चाहिए, तो आप यहाँ पर किस रिस्क को पहले हैंडल करोगे? ऑब्वियसली आप पहले यहाँ पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर की जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसको सॉल्व करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी पेशेंट के जान जाने की नौबत आ सकती है और जो डाटा क्रैश हुआ है उसको तो आप थोड़े टाइम के बाद में भी मैनेज कर सकते हो।
ठीक है। लेकिन अगर किसी पेशेंट की जान चले जाएगी तो क्या आप उसको हैंडल या वापस उसकी जान को लेकर आ सकते हो क्या? नहीं आ सकते हो। तो यहाँ पर इसी तरीके से रिस्क का इवोल्यूशन किया जाता है और फिर उनका सॉल्यूशन किया जाता है। फिर उसके बाद में है रिस्क कंट्रोल। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जो रिस्क रहती है, जो रिस्क होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एक्शन लिया जाता है। जैसे कि कोविड-19 के टाइम पर हमने यहाँ पर जो रिस्क क्रिएट हुआ था उसको क्या ना कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पर एक्शन लिए थे। जैसे लॉकडाउन हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग हुई थी, ऑफिस के काम भी जैसे वर्क फ्रॉम होम दे दिए गए थे, और जैसे मास्क, सैनिटाइज़र, इन सारी चीज़ों को हमने फॉलो किया था। क्यों? ताकि जो वहाँ रिस्क क्रिएट हुआ था उसको हम कंट्रोल कर सके। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब हम देखेंगे हमारा सेकंड टॉपिक। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है इंटरेस्ट रेट स्वेप। तो देखो इंटरेस्ट रेट स्वेप क्या होता है, ये एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट है या फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि टू पार्टीज आपस में अपना इंटरेस्ट पेमेंट को यहाँ पर एक फिक्स्ड पीरियड के लिए आपस में एक्सचेंज कर लेती है। जैसे यहाँ पर हम कंपनी ए और कंपनी बी के थ्रू हम इसको समझते हैं कि क्या होता है। तो देखो कंपनी ए भी यहाँ पर 5 करोड़ का लोन लेती है, लेकिन ये लेती है यहाँ पर जो लोन है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट 6% पर ये अपना 5 करोड़ का लोन लेती है। ठीक। और जो कंपनी बी है, कंपनी बी भी 5 करोड़ का लोन लेती है और ये लेती है फ्लोटिंग रेट 2% पर। और ये जो फ्लोटिंग रेट है ये क्या है, ये समय के साथ बदलते रहता है। तो ठीक है, अब ये दोनों कंपनी ने यहाँ पर लोन ले ली, कंपनी ए और कंपनी बी दोनों ने यहाँ पर लोन तो ले ली। लेकिन अब यहाँ पर जो कंपनी ए है, कंपनी ये सोचती है कि अगर मैं फ्लोटिंग रेट पर यहाँ पर लोन लेती तो शायद मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता, और कंपनी भी ये सोचती है कि मैं एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर लोन लेती तो मुझे फ़ायदा होता और ये श्योरिटी होता कि मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना है। तो अब यहाँ पर दोनों कंपनी आपस में क्या करती है, दोनों कंपनी अब यहाँ आपस में जो अपना इंटरेस्ट रेट है उसको यहाँ पर ये चेंज कर लेती है। जो इनका इंटरेस्ट पेमेंट होता है आपस में उसको वो एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक। तो इससे क्या होता है, जो कंपनी ए है, कंपनी ए जो चाहती थी कि मुझे यहाँ पर फ्लोटिंग रेट का फ़ायदा मिले, तो ये कंपनी ये फ्लोटिंग रेट का फ़ायदा उठा लेती है। और जो कंपनी बी है, कंपनी बी ये चाहती थी कि मुझे एक श्योरिटी मिल जाए कि मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाए, तो उसे यहाँ पर ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाता है। तो यही होता है इंटरेस्ट रेट स्वेप। अब हम आगे देखेंगे हमारा थर्ड टॉपिक। हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है NBFC। देखो NBFC का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मतलब NBFC क्या है, NBFC एक फाइनेंशियल कंपनी है जो लोगों को लोन, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस देती है, लेकिन ये बैंक नहीं है। मीन्स ये बैंक की तरह काम करती है, लेकिन जो बैंक ऑफ इंडिया या SBI जैसे ऑफिशियल बैंक है, NBFC वैसा ऑफिशियल बैंक नहीं है, लेकिन जो इसका वर्क है वो बैंक की तरह है। तो अब देखते हैं हम कि NBFC के कौन कौन से वर्क हैं। तो देखो NBFC का जो वर्क है, जैसे लोन देती है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन देने का काम करती है, फिक्स्ड डिपॉजिट करने का काम करती है, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड बेचती है, और जो माइक्रो फाइनेंस है, छोटी EMI वाले जो लोन होते हैं वो देने का काम करती है NBFC बैंक। तो ये इसके वर्क थे। अब देखो जो इंडिया में NBFC के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल ऑफ NBFC इन इंडिया, तो देखो जो बजाज फाइनेंस है, महिंद्रा फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है, टाटा कैपिटल है, L&T फाइनेंस है और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है। तो ये देखो ये कोई बैंक नहीं है, लेकिन ये बैंक की तरह लोगों को सर्विस देने का काम करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है NBFC के इंडिया में। अब मान लो कि जैसे एक राजू नाम का लड़का है, उसे बाइक लेनी है और उसे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब वो यहाँ पर लोन लेना चाहता है, लेकिन जो बैंक की प्रोसेस है वो बहुत ही लॉन्ग है, तो वो वहाँ से लोन ना लेते हुए उसने यहाँ पर मान लो कि बजाज फाइनेंस में अप्लाई किया कि मुझे लोन चाहिए करके, और यहाँ पर उसको बहुत ही फास्ट प्रोसेस में लोन प्रोवाइड करवा दिया गया। तो देखो NBFC ने यहाँ पर लोन दिया, लेकिन ये कोई बैंक नहीं है, उसने बैंक की तरह यहाँ पर वर्क किया है। तो ये है NBFC मतलब ये क्या, फाइनेंशियल कंपनी है, लेकिन ये यहाँ पर बैंक की तरह काम करती है, लेकिन बैंक नहीं है। तो अब यही था NBFC। और अब हम आगे देखेंगे हमारा फोर्थ टॉपिक। हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है रिटेल स्ट्रेटजीज एंड रिटेल ऑडिट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि रिटेल स्ट्रेटजीज क्या होता है।
तो रिटेल स्ट्रेटजीज एक ऐसा प्लान या मेथड होता है जिसमें जो रिटेल बिजनेस है, रिटेल बिजनेस अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाने और अपनी सेल को इंक्रीज करने में इसका हेल्प करते हैं। मतलब जो रिटेल स्ट्रेटजी है इसी की हेल्प से यहाँ पर जो प्रोडक्ट या सर्विस है रिटेल बिजनेस का उसको कस्टमर तक पहुँचाया जाता है और उसकी सेल को इंक्रीज किया जाता है। मतलब जो रिटेल स्ट्रेटजी है उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को मतलब कैसे सेल करना है, किसको सेल करना है, क्या सेल करना है, या फिर जैसे कितने प्राइस में सेल करना है, किसको सेल करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में रिटेल स्ट्रेटजी में यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। अब देखो रिटेल स्ट्रेटजी के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है इसमें हमारा प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज। इसमें देखो क्या होता है कि क्या सेल करना है और जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और वैरायटी कैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे एक मोबाइल शॉप है जो आईफोन बेचती है। अब वो शॉप यहाँ पर जो उसकी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी रहेगी वो प्रीमियम प्रोडक्ट की रहेगी। मतलब जो कहना चाहिए कि उसका जो प्रोडक्ट है वो अदर प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। मतलब प्राइस को लेकर के, फीचर्स को लेकर के, या फिर क्वालिटी को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के, या परफॉर्मेंस को लेकर के, मतलब सारी फैसिलिटीज़ अदर प्रोडक्ट से अलग रहना चाहिए, प्रीमियम प्रोडक्ट रहना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट स्ट्रेटजी था। प्राइसिंग स्ट्रेटजी में कि अब जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस कितना रहेगा, डिस्काउंट कितना देना है। जैसे डी मार्ट में सस्ते दामों पर यहाँ पर सामान मिल जाता है, मतलब यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी है, लो प्राइस की स्ट्रेटजी है। फिर उसके बाद में है प्लेसमेंट स्ट्रेटजी। अब प्लेसमेंट स्ट्रेटजी मतलब कहाँ पर सेल करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, मॉल में करना है, या किसी लोकल मार्केट में करना है। जैसे जो मिंत्रा है, मिंत्रा यहाँ पर पूरी तरह से रिटेल स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। फिर उसके बाद में है प्रमोशन स्ट्रेटजी। प्रमोशन स्ट्रेटजी में यहाँ पर जैसे कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को अब यहाँ पर जैसे कि कस्टमर तक और कैसे पहुँचाया जाए, मतलब एडवर्टाइजमेंट के बारे में सोचा जाता है, कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे टीवी में ऐड चला सकते हैं, या फिर जैसे सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर कूपन वगैरह। जैसे बिग बाज़ार में हम कई बार देखते हैं कि ऑफ़र निकला होता है, या किसी भी चीज़ को लेकर के ऑफ़र जो निकलते हैं, तो ये किस लिए निकलता है, ताकि सेल को इंक्रीज़ किया जा सके, कस्टमर तक ये ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके, कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके। इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से ऑफ़र निकाले जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद में है कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटजी। अब यहाँ पर जो कस्टमर है, कस्टमर को बेटर से बेटर फैसिलिटीज़ या सर्विसेज देने की कोशिश की जाती है। क्यों? ताकि वो बार बार आपके बिजनेस में या आपके प्रोडक्ट को खरीदे। इसीलिए जैसे मान लो कि एक कॉफ़ी शॉप है, ठीक है। अब कॉफ़ी शॉप में जब भी कोई कस्टमर आता है तो उस कस्टमर का यहाँ पर स्माइल के साथ में वेलकम किया जाता है, उसका ऑर्डर लिया जाता है, और जब वो जाने वाला रहता है तो उसके पहले उसे थैंक यू बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटजी है। मतलब यहाँ पर कस्टमर को बेटर से बेटर फैसिलिटीज़ या सर्विसेज देने की कोशिश की जाती है, ताकि जो आपका बिजनेस है या वो और ज़्यादा अच्छा हो सके, या और ज़्यादा अच्छे से आपका बिजनेस चल सके। इसीलिए तो ये थे टाइप्स ऑफ रिटेल स्ट्रेटजी। अब हम देखते हैं कि रिटेल ऑडिट क्या होता है। तो देखो रिटेल ऑडिट में क्या होता है कि जो रिटेल स्टोर होता है, जो रिटेल स्टोर होता है उसका यहाँ पर इंस्पेक्शन और एनालिसिस किया जाता है। अब यहाँ पर क्या इंस्पेक्शन और एनालिसिस किया जाता होगा, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, जो सेल्स है, डिस्प्ले है, स्टॉक है, या जो कस्टमर की सर्विसेज है वो कैसी चल रही है, इस चीज़ का इंस्पेक्शन और एनालिसिस किया जाता है। कहाँ पर? रिटेल स्टोर में, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जो रिटेल ऑडिट है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कंपनी ये देखती है कि प्रोडक्ट कैसे मतलब कहना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे सेल हो रहा है, प्रोडक्ट दुकानों में है या नहीं है, या फिर जो प्रमोशन है, या फिर जो कहना चाहिए कि डिस्प्ले है वो सही से चल पा रहा है या नहीं, या जो मतलब कस्टमर की जो सर्विसेज है वो अच्छी, कस्टमर को अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं या नहीं, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। इसी को कहा जाता है रिटेल ऑडिट। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि एक पार्ले जी कंपनी है। अब पार्ले जी कंपनी यहाँ पर ये चेक करती है कि उसका प्रोडक्ट यहाँ पर कैसे क्या मार्केट में चल रहे हैं। तो इसके लिए वो कंपनी क्या करती है, अपने एक एम्प्लॉय को किसी भी किराना दुकान में मार्केट में मतलब भेजती है, ये चेक करने के लिए कि दुकानों में क्या उसके प्रोडक्ट रखे हुए हैं या नहीं, और अगर रखे हुए हैं
तो कैसे रखे हुए हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ सामानों को जैसे नीचे रख दिया जाता है जो यूज़ में नहीं आते, तो इस तरीके से उसके प्रोडक्ट को तो नहीं रखा गया है। कस्टमर को अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा रही है या नहीं। कंपनी ने अगर कोई ऑफ़र निकाले हैं तो वो ऑफ़र या फिर जो भी बेनिफिट्स हैं उसके पोस्टर दुकानों पर लगे हैं या नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो रिटेल ऑडिट में यहाँ पर चेक किया जाता है। मतलब एक रिटेल स्टोर का पूरा एनालिसिस और इंस्पेक्शन किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को यहाँ पर चेक करने के लिए कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, सही से मतलब इम्प्रूवमेंट इसमें हो रहा है या नहीं, मार्केट में इसकी डिमांड है या नहीं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर चेक किया जाता है। इसी को कहा जाता है रिटेल ऑडिट। अब हम अपना अगला नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, फिफ्थ टॉपिक, ई बैंकिंग। देखो, ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इसमें क्या होता है कि जो बैंक की जो भी फैसिलिटीज़ है या सर्विसेज है वो आप अपने मोबाइल, इंटरनेट या फिर कंप्यूटर के थ्रू घर बैठे ले सकते हो। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग भी कहते हैं। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है उसके टाइप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट है हमारा इसमें इंटरनेट बैंकिंग। अब देखो, इंटरनेट बैंकिंग में क्या होता है कि कोई भी कस्टमर अपने जो बैंक अकाउंट है उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करता है और यहाँ पर जैसे फिर वो पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, कोई पेमेंट कर सकता है या फिर अपने जैसे कोई भी बिल पे करना है, ये सारी चीज़ें फिर यहाँ पर कर सकता है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। फिर उसके बाद में है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग में जैसे कि कोई भी जैसे बैंक है, उस बैंक का एक मोबाइल ऐप रहता है, उस ऐप के थ्रू आप यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज ले सकते हो। जैसे SBI योनो या फिर जैसे सेंट्रल बैंक है या फिर जैसे एक्सिस बैंक है, सभी बैंक की अपनी अपनी एक ऐप रहती है जिसके थ्रू आप यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज अपने मोबाइल में या कंप्यूटर पर भी ले सकते हो। फिर उसके बाद है ATM। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब देखो, ये जो ATM कार्ड होता है, ATM कार्ड के थ्रू आप मिनी स्टेटमेंट ले सकते हो, बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो। HDFC का जैसे ATM कार्ड बनता है, SBI का ATM कार्ड बनता है, तो इस कार्ड की हेल्प से आप अपने अकाउंट की इंक्वायरी भी कर सकते हो। फिर उसके बाद में है डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। अब देखो, ये जो कार्ड है, इसके कार्ड से आप स्वाइप मशीन के थ्रू किसी भी शॉप में या मॉल में अपना पेमेंट कर सकते हो। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हम घर बैठे ही बैंकिंग सर्विसेज अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू सारी फैसिलिटीज़ घर बैठे ले लेते हैं। तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग या फिर डिजिटल बैंकिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल फंड, उसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड। देखो, म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये एक फाइनेंशियल स्कीम होता है। इसमें यहाँ पर सभी लोग अपना पैसा मिला करके इन्वेस्ट करते हैं और जो एक फंड मैनेजर होता है उसके थ्रू इस पैसे को स्टॉक में, बॉन्ड में, गोल्ड में या अदर एसेट्स में लगाया जाता है। अब जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा इसमें इक्विटी फंड, सेकंड है डेब्ट फंड और थर्ड है हमारा हाइब्रिड फंड और जो लास्ट है ELSS। मतलब इसका फुल फॉर्म है यहाँ पर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर कि इक्विटी फंड क्या होता है। देखो, इक्विटी फंड में यहाँ पर जो पैसा होता है उसको शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो कंपनियों के शेयर्स रहते हैं उनको खरीदा जाता है और ये जो रहता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होता है क्योंकि जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं और इसको एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के थ्रू चलाया जाता है। मतलब इक्विटी फंड में क्या हुआ, इक्विटी फंड में जो पैसा है उसको शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। फिर सेकेंड है हमारा डेब्ट फंड। देखो, डेब्ट फंड में क्या होता है, डेब्ट फंड में जो पैसा है उसको बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, कंपनियों के बॉन्ड है या जो फिक्स्ड इनकम वाली चीज़ें रहती है उनमें लगाया जाता है ताकि जो मतलब कहना चाहिए कि जो रिटर्न मिलता है वो स्टेबल और सेफ रहे। तो जो डेब्ट फंड है उसमें क्या होता है, जो पैसा है उसको बॉन्ड में लगाया जाता है। इक्विटी में क्या हुआ था, शेयर में पैसे लगाए गए थे और डेब्ट में यहाँ पर बॉन्ड में पैसे लगाए गए। और हाइब्रिड फंड में क्या होता है, देखो हाइब्रिड फंड में यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब जो पैसे हैं वो शेयर और बॉन्ड दोनों में लगाए जाते हैं। दोनों में लगाए जाते हैं, शेयर और बॉन्ड में, मतलब इक्विटी फंड में भी लगाया जाता है और डेब्ट फंड में भी लगाया जाता है। ठीक है। ये हाइब्रिड में क्या होता है कि जो इक्विटी फंड है और डेब्ट फंड है
दोनों में यहाँ पर पैसा लगाया जाता है, उसी को कहा जाता है हाइब्रिड फंड। फिर उसके बाद में है ELSS, मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अब यहाँ पर जो पैसा है वो शेयर्स में लगाया जाता है, और यहाँ पर जो पैसा तो शेयर्स में लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर टैक्स को भी सेविंग किया जाता है। अब यहाँ पर जो टैक्स है वो सेविंग किया जाएगा, कितने का, 1.5 लाख रुपए तक का जो टैक्स है वो सेविंग किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट की जो धारा है 80C के थ्रू। और ये जो यहाँ पर शेयर से या जो पैसा है वो 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में होता है। आप यहाँ से जो पैसा है वो 3 साल तक नहीं निकाल सकते हो। तो ये होता है ELSS फंड। और इक्विटी फंड में क्या हुआ, हमने यहाँ पर पैसा शेयर में लगाए, डेप्ट में क्या हुआ, बॉन्ड में लगाए। और जो हाइब्रिड फंड है, हाइब्रिड फंड में क्या हुआ, यहाँ पर हमने शेयर्स और जो बॉन्ड है ये दोनों में मिल करके पैसा लगाए, तो इसी को क्या कहा हमने, हाइब्रिड फंड कहा। और जो लास्ट फंड है इसमें हमने शेयर में ही पैसा लगाए, लेकिन इसमें टैक्स को सेविंग किया जाता है। कितने तक का टैक्स, 1.5 लाख रुपए तक का, और ये 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में होता है। आप यहाँ से 3 साल तक पैसे नहीं निकाल सकते हो। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हो गया।